AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों में पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की, जो आपके फाइनल ईयर का है या फिर 7th सेमेस्टर का एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये सभी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा सकता, या फिर स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से ये सब्जेक्ट चुनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा जो यूनिट 3 है उसका सेकंड लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर आपको बता दिया था, जहाँ पे हमने बात किया था बायोलॉजिकल मेथड ऑफ द सॉइल इरोजन कंट्रोल की हमने बात किया था, ग्रासलैंड मैनेजमेंट की मैंने बात किया था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात किया था, सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट की मैंने यहाँ पे बात किया था। अब आज हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ड्रेनेज वर्क। देखिएगा, दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बट छोटे टॉपिक्स हैं, बट इसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। ड्रेनेज वर्क पढ़ेंगे हम यहाँ पे, और रिक्लेमेशन ऑफ द साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। मतलब कि पहले हम ड्रेनेज वर्क, मतलब कि जो हमारा एक्सेस वाटर है, चाहे सरफेस पे हो चाहे सब सरफेस हो, उसको हम कैसे ड्रेन आउट करते हैं, कैसे उसको कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। और यहाँ पे हम उसके बाद बात करेंगे रिक्लेमेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल की। मतलब कि जो सॉइल साल्ट से अफेक्टेड हो गई है, जिसको आप बोलते हो, कहीं पे आप ऊसर देख के होगे, ऊसर के जो खेत होते हैं वहाँ पे आपको सफ़ेद ऊपर सफ़ेद परत दिखती है, वो हमारे साल्ट अफेक्टेड होते हैं। तो साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या होते हैं, और उसके बाद हमारे पास उसको हम रिक्लेम कैसे करते हैं, मतलब उसको फिर से सही जो साल्टेड है, जो साल्ट है, उसको कैसे दूर करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे वर्ड इसको हम समझेंगे इसी लेक्चर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज वर्क से। तो ड्रेनेज वर्क क्या होता है आप देख सकते हैं, ये हमारे क्या है, इंजीनियरिंग टेक्निक्स हो सकते हैं या इंजीनियरिंग उपाय हो सकते हैं। किसके लिए? टू रिमूव द एक्सेस वाटर। देखिए क्या हम, जो हमारे पास एक्सेस वाटर है, देखिए साथियों बारिश तो होती है, ठीक है, बारिश आपके पास होती है, लेकिन बारिश में क्या होता है, कुछ मात्रा तो हमारे पास, कुछ मात्रा में जो पानी होती है वो पृथ्वी द्वारा सोख ली जाती है, कुछ हमारे खेतों में चला जाता है, कुछ तो अदर पर्पज में यूज हो जाते हैं। बट अगर उससे भी ज़्यादा पानी हो जाता है तो हमारे लिए क्या होता है, कीचड़, रास्ता गंदा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तरीका ढूंढते हैं कैसे इस ज़्यादा इकट्ठा हुए पानी को कैसे हम बाहर निकालें, कैसे इस ज़मीन को सेफ बनाएं। वही हमारे क्या है, एक्सेस वाटर है। तो एक्सेस वाटर को हटाने के लिए यह हो सकता है सरफेस वाटर, या सरफेस वाटर मतलब जो ऊपर है, फिर ग्राउंड वाटर, दोनों में हो सकता है, फ्रॉम द लैंड टू कीप द सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड अदर यूजेज। अब हम क्या करते हैं कि हम एक्सेस वाटर क्यों हटाते हैं, ताकि हमारा जो जमीन हो वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनी रहे, या फिर हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए सुटेबल रहे, या फिर कुछ अदर यूजेज के लिए। जैसे हमारे पास कोई खड़ंजा है, ठीक, खड़ंजा में बात करो, खड़ंजा में यदि पानी भर गया, क्या खड़ंजा में कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, वहाँ चलोगे क्या? नहीं। तो आपके पर्पज के लिए, यूज के पर्पज के लिए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके बगैर एक नाली लगाते हैं, ताकि जो खड़ंजा है, जो उसका पानी निकल जाए, खड़ंजे से नाली में चला जाए और वो बाहर निकल जाए नीचे। तो इसके लिए हम क्या करें, वो ड्रेनेज वर्क कहलाता है। मतलब कि नाली का जो नाली बनाते हैं वो हमारा क्या, ड्रेनेज वर्क है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है ड्रेनेज वर्क का, वो हम समझें तो अलग अलग समझ पाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्या है ड्रेनेज वर्क का। पहला हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमारा एक्सेस वाटर है उसको हटाना, मतलब कि ज़्यादा पानी की अधिकता ना होने पाए, ताकि हम फ्लडिंग और वाटर स्टैग्नेशन के जो कारण है, जो इश्यूज हैं, उसको हम बच पाएँ, उससे हम बच पाएँ। फ्लडिंग हो जाएगा साथियों, ठीक है, तो फिर हमारा सॉइल इरोजन होगा, फिर सॉइल हमारा इरोड हो जाएगा। ये तो पानी रुका रह गया वहाँ पे, तो जो पानी रुका रह जाएगा तो वहाँ पे आपके क्या होते होंगे, बदबू आने लगेगी, वहाँ पे आपका बैक्टीरिया फैलने लगेंगे, अदर टाइप की बीमारी आने लगेगी, तो उसको भी हमको हटाना जरूरी होता है। दूसरा है बात करें, जैसे वहाँ पर वाटर स्टैग्नेशन की बात होती है, वहीं वाटर लॉगिंग हो गई, तो अवॉइड एक्युमुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर दैट हार्म्स प्लांट रूट्स। तो इस टाइप के जो हमारे प्लांट्स रूट्स, जो हमारे पौधे की जड़ों को हार्म करे, उस टाइप के पानी को हटाना हमारा कहलाएगा वाटर लॉगिंग कहलाएगा। जैसे आप देखो कि खेतों में काफी लंबे समय तक पानी का बने रहना क्या कहता है, उनकी जड़ों को सड़ा देता है, तो हमारी क्या कहलाएगी, वाटर लॉगिंग कहलाएगी। ठीक है, तो प्रोटेक्ट रोड्स एंड स्ट्रक्चर, तो कीप फाउंडेशन, पेवमेंट्स एंड एम्बैंकमेंट ड्राई एंड स्टेबल। तो
हमको ज़रूरत होती है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, चाहे रोड हो, हाईवे हो, चाहे फाउंडेशन हो, वो कैसा रहे, सूखा रहे और स्टेबल बना रहे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे पानी आ गया, पानी बना रहा काफ़ी टाइम तक, तो क्या होता है, उखड़ने लगता है, फाउंडेशन हमारे क्या हो जाएंगे, कमजोर होने लगेंगे। ठीक है, पेमेंट्स हमारे कमजोर होने लगेंगे। अगर हमारे पास सड़कें हैं, सड़कें देखिए उखड़ने लगती हैं, क्यों, ड्यू टू द वाटर। ठीक है, इंप्रूव सॉइल एरेशन एंड फर्टिलिटी। यदि हमारे पास लंबे समय तक पानी सॉइल में रुका रहा तो वहाँ पे वाटर नहीं जा पाएगा, तो वाटर नहीं पाएगा तो वहाँ पे वाटर के मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमको जो रिमूव एक्सेस वाटर उसको हटाना पड़ता है, मतलब वाटर को एक निश्चित अमाउंट में बनाकर रखना पड़ता है ताकि वहाँ पे एयर प्रवेश कर पाए, एयर इंटर कर पाए और उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। तो अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द प्लांट रूट फॉर द बेटर ग्रोथ की बात होती है। अगला मतलब रिड्यूस द सॉइल सैलिनिटी, मतलब कि सॉइल की सैलिनिटी मतलब साल्ट उसकी मात्रा को कम करने के लिए। ड्रेन अवे सैलाइन वाटर टू प्रिवेंट द साल्ट एक्युमुलेशन इन द रूट जोन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रूट जोन है, मतलब जहाँ पौधों की जड़ें हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पे साल्ट न रुकने पाए, क्योंकि सॉइल जहाँ पे वाटर रहेगा, वाटर कहीं ना कहीं वो अदर चीज़ों से रिएक्ट करता रहेगा, वहाँ पे साल्ट की ज़्यादा हो जाएगी, मात्रा अधिक हो जाएगी, तो हमारे जो पौधे हैं उनको इफेक्ट करने लगेगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि सॉइल को सैलिनिटी सॉइल में साल्टेशन ना होने पाए, मतलब साल्ट की अधिकता ना होने पाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी को ड्रेन करते हैं। अगली बात है मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप एंड एबैंकमेंट, अवॉइड लैंडस्लाइड और कोलैप्स ड्यू टू द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर मतलब क्या है कि हमने बताया था कि अभी लास्ट में कि जो सॉइल है हमारे पास, उसके पास 3 फेज होते हैं, उसमें सॉइल होता है, वाटर होता है और हमारे पास क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, जब तक हमारे पास पोर्स हैं, जब तक हमारे पास वाइड्स हैं, उसमें एयर है तब तो ठीक है। जब उसमें जब उसमें वाटर फिल हो जाता है तो वहाँ पे प्रेशर लेने लगता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके कारण वहाँ पे पूरे सॉइल में प्रेशर लगता है, जिसको बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। और उसके कारण हमारा क्या होता है, सॉइल की स्टेबिलिटी कमजोर हो जाती है स्लोप पे, और वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड जैसे वहाँ पे आपको दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज वर्क अपनाते हैं। किसके लिए, एक्सेस वाटर हटाने के लिए, वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए, रोड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल एरेशन और फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, सॉइल सैलिनिटी को कम करने के लिए, और स्लोप और एम्बैंकमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो अधिक मात्रा में वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालते हैं किस प्रकार से, देखिएगा। उसके लिए आप पाइप की जुगाड़ करते हो, उसके लिए आप नालियां बनाते हो, उसके लिए आप चैनल बनाते हो, तो सब अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग ड्रेनेज करते हैं। यदि वहीं पे हमारा अगर सरफेस ड्रेनेज है, ठीक है, सरफेस ड्रेनेज मतलब साथियों क्या है कि जमीन के ऊपर का पानी हमको कहीं से उसको निकालना है, तो वहां पे हम अलग तरीके से अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा, जो रिमूव्स वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस, लाइक हमारे पास रेन वाटर हो गया या इरिगेशन हो गया या सिंचाई के द्वारा जो पानी अधिकता हो गई, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे सरफेस जो हमारा सरफेस ड्रेनेज वर्क है वो अपनाते हैं। जैसे यहाँ पे होता है अचीव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन डिचेज चैनल्स एंड ग्रेडेड स्लोप, तो हो सकता है वहाँ पे स्लोप बना दें या कोई चैनल्स बना दें या वहाँ पे कोई छोटी मोटी नालियां बना के उस पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं या कहीं दूर ले जा सकते हैं। कॉमन इन एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड रोड साइड, जैसे हमारे रोड्स हो गए या हमारे एग्रीकल्चर हो गए, खेत हो गए, तो वहाँ पे हम यही अपनाते हैं कि वहाँ पे क्या करते हैं, तो कोई डिचेज बना देते हैं, चैनल्स बना देते हैं, ताकि हमारा जो खेत में अधिक पानी है, ठीक है, या फिर रोड्स पे अधिक पानी है, तो वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे देखिएगा ओपन डिचेज, सरफेस चैनल्स एंड रोड साइड ड्रेन्स। ठीक है, रोड के बगल आप नालियाँ देखे होंगे, सरफेस चैनल की नहर बना देना या छोटे से चैनल की 1 से 2 मीटर के विड्थ की हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक खुदाई कर देते हैं ताकि पानी निकलता जाए। डिचेज में छोटी छोटी नालियाँ हो जाती है, जो आपके गाँव का पानी होता है वो बाहर जाता है ना, वो आपका क्या है, डिचेज है। ठीक है, अब वो जब रोड के बगल वाले जाते हैं वो आपके ड्रेन है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया सरफेस ड्रेन, मतलब जो सरफेस का पानी है, सरफेस के ऊपर का पानी है, वो उसको कैसे बाहर ले जाए। अब सेम चीज ये हो सकता है कि सब सरफेस मतलब जमीन के अंदर भी यदि पानी बना रहा तो आपकी जो फाउंडेशन है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, आपके जो पेमेंट्स हैं, जो ब्रिजेज हैं, ब्रिजेज के जो नीचे पेमेंट बने तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो उसको भी वहाँ पे, अगर वहाँ पे भी अधिक पानी में मात्रा है तो उसको भी हम वहाँ क्या करते हैं, उसको भी हम बाहर ले जाने के लिए वहाँ भी पानी के अमाउंट को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा, रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द बिलो ऑफ द सरफेस, जहाँ जिसको बोलते हैं रूट जोन, मतलब कि यदि पौधे हैं तो वहाँ पे जड़ों की जो पानी है, जड़ों में जो पानी है उसको बाहर निकालने का अगर तरीका कोई आता है तो वह आता है हमारा सरफेस ड्रेनेज में, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज। यहाँ पे क्या करते हैं, डन बाय द इंस्टॉलिंग परफोरेटेड पाइप्स, इसको बोलते हैं टाइल ड्रेन्स अंडरग्राउंड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपके क्या है, अर्थ है, ठीक है, आपका यहाँ पे अर्थ है, यहाँ हमने पाइप कर दिया, ठीक है, यहाँ हमने पाइप लगाया। अब ये जो पाइप है ना, कहीं अलग अलग हर जगह छेदित है, यहाँ पे इसमें होल्स हैं, ठीक, होल्स हैं, क्या है हुआ, जब होल्स हैं तो एक काम ये करेगा कि यहाँ का जो पानी है, ठीक है, ये पानी इन्फ्लेटेड होकर के पाइप में आएगा,
पाइप होकर के नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा साथियों तो उसको और नीचे पहुंचा देंगे, और नीचे पहुंचा देंगे मतलब कि जो अपर लेयर है वहां पे वाटर जो रूट जोन है वहां का पानी घटाकर हम नीचे कर दिए। तो यहाँ पे जो रूट जोन है मतलब यहाँ पे पौधे जड़े हैं या फिर जहाँ हमारा पेवमेंट है, जहाँ पे हमारा फाउंडेशन है, वहां पानी की कमी हो जाएगी, मतलब वहां पानी हमारा हट जाएगा, जिसका हमारा कंस्ट्रक्शन या फिर हमारा जो रूट पेड़ है वो सेफ रहेंगे। जैसे यहाँ बोला गया पाइप एंड टाइल ड्रेन्स और डीप बोर ड्रेन्स। डीप बोर मतलब क्या है, काफी गहरी अगर हम बोरिंग कर दें, ट्यूबवेल जैसे गहरी होती है ना, काफी गहरी बोरिंग कर दें, बोर करके वहां पे वाटर को डाल दें तो हमारे क्या होगा, डीप बोर ड्रेन्स वो कहलाते हैं। तो ये हमारा था कौन सा, सब सरफेस में। अब आता है हमारा रोड ड्रेनेज वर्क। तो इसमें क्या करते हैं, स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम आर बिल्ट अलोंग द रोड एंड हाईवे टू प्रिवेंट द वाटर एक्यूमुलेशन एंड रोड डैमेज। तो आपको पता होगा जैसे आप रोड हो गया, हाईवे हो गया, हर रोड के बगल बगल हम क्या करते हैं, नालियां बनाते हैं ताकि रोड पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। रोड पर पानी इकट्ठा हुआ तो हमारा रोड या हाईवे जो भी होगा वो डैमेज हो सकता है, वो उखड़ने लगेगा। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए वहां पे क्या करते हैं, उसके बगल बगल हम क्या करते हैं, ड्रेनेज वर्क अपनाते हैं। ठीक है, तो क्या कौन कंपोनेंट होते हैं वहां पे, साइड ड्रेन्स या लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन्स, जो रोड के बगल बगल जाती हैं, जो रोड के बगल बगल हमारे पास ड्रेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम जा रहे हैं तो बगल बगल जाती है ना, उसको बोलते हैं साइड ड्रेन्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल रोड। रन पैरेलल टू द रोड होता है। क्रॉस ड्रेन से कल्वर्ट्स अलाउ वाटर टू क्रॉस द अंडर द रोड। जैसे मान लीजिए पुलिया जानते हो ना, अगर हाईवे जा रहा है, हाईवे के बाद हाईवे जा रहा था, उसी में एक पुलिया आ गई, एक नहर आ गई, तो क्या करेंगे हम, नीचे एक कल्वर्ट दे देंगे, पुलिया दे देंगे, नीचे से पानी चला जाएगा, ऊपर से हमारा हाईवे चला गया, रोड चला गया। ठीक है, कैच पिट्स एंड मैनहोल्स फॉर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। आप देखते हो कि शहरों में आप रोड पे जा रहे होते हो तो बगल गोला से बना होता है, गोले में क्या होता है, पानी, सीवर लाइन होती है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए वहां क्या होता है, उसको क्या होता है, एक होल बना होता है जिसके ऊपर एक गोल से ढक्कन रखकर बंद किया गया होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ बोलते हैं कैच, इसको बोलते हैं कैच पिट्स एंड मैन होल्स। ठीक है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स फॉर सिटी रोड्स एंड हाईवेज। तो जो स्टॉर्म वाटर है, जो तूफान, आंधी तूफान आता है, अगर उसका कोई पानी आ रहा है तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वो भी हमारे पास, उसके लिए सिटी रोड से हाईवे क्या करते हैं, वहाँ पे ड्रेन्स अपनाते हैं। इसको आप या तब देख सकते हो, देखो आप शहरों में जाओगे, ठीक है, काफी मात्रा में क्या होता है, खुली नालियां होती हैं। ठीक, कैसे होती हैं, नालियां तो खुली होती हैं बट उसके ऊपर जालियां लगी होती हैं। ठीक, क्या लगी होती हैं, जालियां लगी होती हैं। अब इससे क्या होता है, जैसे बारिश का पानी हो गया तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर पानी के साथ साथ अगर कोई घास पत्ती ये से कुछ आ रहा है तो वो क्या होगा, यहीं पे फंस जाएगा जालियों में। तो क्या होता है, स्टॉर्म में जब अक्सर आंधी तूफान आता है तो क्या होगा, वहाँ पे पत्तियां, पेड़ पौधे सब कुछ उड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा होता है कि सिर्फ पानी को जाने देता है, और जो एक सर्टेन साइज के ऊपर की जो हमारे पत्तियां हैं या फिर प्लास्टिकें हैं वो रोक देता है, वो नाली में नहीं जाता, जिस पर वो चोक होने से भी बचा रहता है। ठीक है, ये चीज हमारा आता है यहाँ पे रोड ड्रेनेज वर्क में। अब अगला आता है हमारे साथियों का बिल्डिंग ड्रेनेज। बिल्डिंग ड्रेनेज साथियों, कंस्ट्रक्शन कोई हो रहा है, उसके अगल बगल हमारे पास पानी की अधिकता हो रही है, तब हम उसको कैसे ड्रेनेज करेंगे। तो यहाँ बोला जाता है यूज्ड इन रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया रिमूव रेन वाटर एंड वेस्ट वाटर सेफली। मतलब कि ये बारिश का पानी हटाने के लिए या फिर हमारे पास जो घर के अंदर का वेस्ट वाटर है उसको हटाने के लिए जो हमारा ड्रेनेज वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं बिल्डिंग ड्रेनेज। इसमें करते हैं जैसे रूफ ड्रेनेज हो गया, गटर्स एंड डाउन पाइप हम लगाते हैं, फ्लोर ड्रेनेज एंड सीवर पाइप बिछाते हैं, स्टॉर्म वाटर आउटलेट्स कनेक्टेड टू द म्यूनिसिपल ड्रेन। ठीक है, तो बारिश का पानी जो आ रहा है उसको हम म्यूनिसिपल ड्रेन से जोड़ देते हैं ताकि हमारे पास जो बारिश का पानी है, अधिक मात्रा में जो पानी वो निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग ड्रेनेज है। तो आपने देखा 4 प्रकार के ड्रेनेज वर्क होते हैं। ज्यादा कुछ नहीं था, ऑब्जेक्टिव आपने समझ लिया, आपने टाइप्स देख लिया, बस इतना ही चीजें आपकी आती हैं यहाँ पे ड्रेनेज वर्क में। इससे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, इससे ज्यादा जो भी आएगा आप इससे ज्यादा खुद ही लिख डालोगे। ठीक है, कर डालोगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिक्लेमेशन ऑफ द साल्ट अफेक्टेड सॉइल। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इस टाइप के सवाल को जरूर देखे होगे, इस टाइप के सवाल को जरूर देखे होगे, जहां पे ऊपर आपका क्या होता है, जहां पे ऊपर आपको ऐसे पानी मिट्टी के ऊपर सफेद सफेद परतें दिखाई देती हैं, क्लस्टर्स दिखाई देते हैं, ठीक, क्रस्ट दिखाई देते हैं। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है वो साल्ट अफेक्टेड है। अभी ठंडी आ रही है, जब आपके घर में ही मॉइस्चर हो गई, जब कच्ची जमीनें होंगी, यदि आपका सॉइल में थोड़ा सा भी साल्ट होगा तो ठंडी आएगी तो आप देखना सुबह सुबह या कहीं पे घरों में देखिएगा, सुबह से मतलब जमीन के ऊपर आपको सफेद कलर की परत दिखाई देगी, मतलब कि उस सॉइल में आपके यहाँ साल्ट है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, एक तो खेत में साल्ट है, ऊपर से थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया तो ये रिएक्ट करके ऐसे साल्ट आपको दिखने लगेंगे। देख रहे हो ना, अब यहाँ पे आप क्या ही उगा पाओगे। तो इसको दूर करना कैसे दूर किया जाएगा, रिक्लेम कैसे किया जाएगा उस सॉइल को जो खराब हुई है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहले हम बात करते हैं साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या करती है, कैसे इफेक्ट डालती है। ध्यान दीजिएगा, साल्ट अफेक्टेड सॉइल हिंडर द हेल्दी प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट के ग्रोथ को अच्छी तरह से, प्लांट का ग्रोथ होने से वो रोक देती है। और उसका क्या करता है, लोअर क्रॉप ईयर्स। लोअर क्रॉप ईयर्स मतलब साथियों क्या है कि जो फसल का जो
जो फसल की क्वालिटी है, जो फसल की जो दर है, उत्पादन दर है, वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। आगे बात करता है डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। ठीक है, अब देखिए जो वाटर यूज की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब कि पहले अगर हमारे पास जो सॉइल साल्टेशन है तो वहां पे अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी उसकी सिंचाई के लिए। अगर साल्टेशन ना हुआ तो वही, अगर साल्ट अफेक्टेड सॉइल ना होती तो हम कम मात्रा में ही उस सॉइल को हम सिंचाई कर पाते, तो वहां पे मतलब कि वाटर की एफिशिएंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो इन मेनी केसेस सच ए सॉइल आल्सो डेवलप फिजिकल इश्यूज दैट रिस्ट्रिक्ट वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड प्रमोट सरफेस रन ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ कई कई जगह ऐसा भी मिलता है कि जो सॉइल का इनफिल्ट्रेशन, जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन मतलब साथियों क्या है कि आपकी सॉइल है, ये आपकी पूरी अर्थ है, अब यहाँ पे आपके घास पौधे लगे हैं, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, अंदर जो जाना था वो कम हो गया, मतलब सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कम हो गई। अब जब ये कम हो जाएगा सॉइल क्या होगा, आगे ये रन ऑफ होने लगेगा। ठीक है, ये आपका रन ऑफ होने लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड ना जा करके वो हॉरिजॉन्टली जाने लगेगा और वो रन ऑफ बन जाएगा। जब रन ऑफ होगा तो आपका सॉइल इरोजन भी होगा। ठीक है, रिस्टोरिंग द रिक्लेमिंग दीज सॉइल हेल्प इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट। यदि हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं, सॉइल का जो साल्ट इफेक्ट सॉइल है इसको हटा देते हैं, इसको रिक्लेम कर लेते हैं, तो आपका वाटर मैनेजमेंट क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। इनहेंस वाटर यूज एफिशिएंसी, आपकी वाटर की एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगी। एंड बूस्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और साथ में जो आपकी खेती है उसकी जो प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़िया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या क्या बाधाएं दे सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है यदि आपकी सॉइल साल्ट से अफेक्टेड हो गई है। तो मेनली यदि हम पे अगर थोड़ा सा और जाएं, सॉइल को डायग्नोसिस करें, थोड़ा सा और समझें, तो आपके 3 प्रकार से साल्ट अफेक्टेड हो सकते हैं। पहले देखिएगा, एक होता है आपका सैलाइन सॉइल, दूसरा आपका सोडिक सॉइल, और थर्ड आपका है सैलाइन सोडिक सॉइल। ठीक है, क्या है आपका सैलाइन, सोडिक और सैलाइन सॉइल, 3 प्रकार से, 3 टाइप से साल्ट अफेक्टेड सॉइल होते हैं। अब हम इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे और इसको कैसे रिक्लेम किया जाता है, इसको कैसे हटाया जाता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं पहले सैलाइन सॉइल क्या होती है। सैलाइन सॉइल पढ़ने से पहले हम आपकी जो सॉइल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ठीक है, एक टेबल दिया गया है, इसकी हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, कैसे साल्ट अफेक्टेड सॉइल को हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के केसेस होते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। ठीक, उसके हिसाब से इसका जो यूनिट है डेसिबल पर मीटर है आपका। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP, इसको परसेंटेज में दिखाया जाता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जिसको बोलते हैं SR, फिर pH वैल्यू और फिजिकल कंडीशन, इनके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन सी सॉइल साल्ट अफेक्टेड है, कौन सी नहीं है, और किस टाइप की साल्ट अफेक्टेड है। तो यदि हम टिपिकल एग्रीकल्चर सॉइल देखें, जो हम खेतों में उगाते हैं, मतलब खेती के लिए यूज होती है, उनका जो EC होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो लेस देन 4 होता है। ठीक है, और जो उसका ESP होता है वो लेस देन 15% होता है। उनका जो SR होता है वो लेस देन 13% होता है, और pH जो होता है वो 8 से कम होता है। और उनकी फिजिकल कंडीशन आप देखोगे तो आपको गुड दिखेगी। ठीक है, अच्छा होता है। बट वहीं पे अब आते हैं अफेक्टेड सॉइल में। यदि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो, यदि आपकी कंडक्टिविटी यदि 4 डेसिम पर मीटर से ज्यादा हो गई, ठीक है, वो ज्यादा हो गई, और बाकी सब देखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या होता है, जो pH वैल्यू तो 8.5 से कम हो जाती है। ठीक है, 8.5 से कम हो गई, इसमें मेन जो मिलता है आपको वो इफेक्ट होगा, जिससे आप पहचान पाओगे, वो होगा यदि आपकी सॉइल की जो EC है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यदि वो 4 से ज्यादा हो गई तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, सैलाइन सॉइल हो जाएगी। ठीक है, बाकी पैरामीटर आपके गुड जैसे हैं, जैसे सॉइल अच्छी सॉइल में होती है वैसे ही रहेगी, बट यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम कर लें तो फिर हमारा ये उपजाऊ हो जाएगी, सॉइल हमारी उपजाऊ हो जाएगी, और हम इसको रिक्लेम कर लिए। अगर हम चलते हैं यहाँ पे सोडिक ओनली सॉइल, मतलब कि यहाँ पे देखिए सैलाइन हो गया, अब सोडिक हो गया। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी हम फिजिकल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा ये क्या होता है, EC तो हमारा 4 से कम ही होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ESP, वो 15 से ज्यादा हो जाता है, और जो आपका SAR है वो ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पे pH भी आपका 8.5 से ज्यादा हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं रहेगा, बट बाकी सारे पैरामीटर क्या हो गए, आपके लिमिट से ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे जिसकी फिजिकल कंडीशन होती है वो आपकी पुअर हो जाती है। आगे हम बात करते हैं सैलाइन सोडिक सॉइल की। तो यहाँ पे भी सेम लगभग कैसी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो गया, मतलब कि इन दोनों का मिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ज्यादा हो गया,
ठीक है, ESP भी ज्यादा हो गया, SAR भी ज्यादा हो गया, pH भी ज्यादा हो गया, और आपकी फिजिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, पुअर टू गुड। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी गुड होती है, यहाँ पे इसकी पुअर होती है, तो इसके बीच में कहीं पे आपका लाई करेगा फिजिकल कंडीशन। अब यहाँ पे समझते हैं सैलाइन सॉइल। अभी तो मैंने टेबल बता दिया, अब इसको थोड़ा सा थ्योरी के साथ समझते हैं क्या चीज होती है। तो सैलाइन सॉइल क्या होता है, देखिएगा, सैलाइन सॉइल हैव हाई अमाउंट ऑफ द सॉल्युबल साल्ट। इसमें साल्ट की मात्रा, सॉल्युबल साल्ट मतलब कि जो पानी में घुल जाते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा इसका जो EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो 4 से ज्यादा है। सैलाइन सॉइल ऑफन एग्जिबिट व्हाइट साल्ट डिपॉजिट और क्रस्ट विजिबल एट द सॉइल सरफेस। अब इस टाइप के सॉइल को आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का विजिबल क्रस्ट देखने को मिलेगा, या विजिबल आपको साल्ट डिपॉजिट देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड सॉइल सरफेस पे ही सैलाइन सॉइल टिपिकली डू नॉट डिस्प्ले पुअर सॉइल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको कोई सॉइल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉइल स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक है। देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या था आपका, सिर्फ EC बढ़ा हुआ था, EC बढ़ा हुआ था, बाकी सारी चीजें ठीक थी, pH वैल्यू सब कुछ ठीक था, ठीक है। एंड एज ए रिजल्ट दे हैव एडिक्वेट वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट, मतलब कि इसमें जो वाटर है वो आसानी से इन्फिल्ट्रेट करके जमीन के अंदर जा सकता है। सॉइल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 4 से ज्यादा हो गया है, मतलब कि वहां पे जो सॉल्युबल साल्ट की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो गई है, बस इतना ही था। इस टाइप के बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, सैलाइन सॉइल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्युबल साल्ट की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हम बात करते हैं सोडिक सॉइल क्या होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं हमारे सॉइल स्ट्रक्चर में। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सॉइल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये क्यों देखने को मिल रहा है यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है कंटेन हाई एक्सचेंजेबल सोडियम ऑन कैटायन एक्सचेंज साइट्स, मतलब यहाँ पे देखिएगा एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा है मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सोडियम ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। यहाँ पे जो Na है वो ज्यादा हो गया, साल्ट के फॉर्म में क्या है आपका Na ज्यादा मिल गया, ठीक है, जिसका वो हमारा क्या है, इसके लिए बोलते हैं सोडियम और सोडिक, इसी से आपको मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोडियम की मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली डार्क, अब इसकी जो मिट्टी कलर है वो क्या हो जाएगी, आपकी डार्क देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे ब्लैक एल्कली सॉइल। अब इसको क्या बोलने लगेंगे हम, ब्लैक एल्कली सॉइल इसको बोलेंगे। लो सैलिनिटी वाटर इंक्रीज सॉइल डिस्पर्जन एंड रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन। तब देखिएगा अब यहाँ पे इसकी सैलिनिटी कम है और ये क्या है, सोडिक सॉइल है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, सॉइल का डिस्पर्जन कम हो जाएगा, सॉइल का डिस्पर्जन अधिक हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें आपका इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। अब समझिएगा, अब हम इस खेत में पानी डालेंगे, ठीक है, जब इस खेत में पानी डालेंगे तो इसमें जो साल्ट है ना, साल्ट किसमें घुल जाएगा, वाटर में घुल जाएगा। जब वाटर में घुल जाएगा तो जो डिस्पर्स बन जाएगा, मतलब जो उसका एक साइज होता है वो बड़ा हो जाएगा, और इस सॉइल में क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट नहीं पाएगा, अंदर परमेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा और नीचे नहीं जा पाएगा। एक्सेस सोडियम डिस्पर्स क्ले पार्टिकल ब्रेकिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, अब ऐसे हमारा सोडियम अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, एक्सेस सोडियम ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, वो क्ले पार्टिकल्स को डिस्पैच करेगा और जो सॉइल स्ट्रक्चर उसको तोड़ डालेगा। देखिए क्या हुआ, टूटते हुए चले गए ना, जहां पे आपको लेयर मिलेगा टुकड़े टुकड़े में आपको मिलेगा, ठीक है। एंड डिस्पर्ज क्ले ब्लॉक, जो यहाँ पे डिस्पर्ज क्ले ब्लॉक बनेंगे वो क्या करेंगे, लार्ज पोर्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, लार्ज पोर्स आपको मिलेंगे जो एयरेशन को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। जब लार्ज पोर्स हो गए तो अब इसमें एयर नहीं बनेगा, एयर मतलब क्या है कि अंदर होल्ड नहीं पाएगा, हवा गया हवा पास हो गया, हवा गया हवा पास हो गया, तो एयरेशन लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी और साथ में इसकी परमेबिलिटी भी कम हो जाएगी। आप सोचो यहाँ पे ऊपर जो लेयर है, अपर लेयर हो, क्या होगी, परमेबल होगी, क्या नहीं होगी, मतलब कि उसमें वो क्षमता नहीं है कि वाटर को होल्ड करके रखे। परमेबल मतलब ये क्या है कि उसमें वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, ऐसा नहीं बहा गया, नहीं, क्या हो, सोख के रखे, वो नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक हार्ड और इम्परमेबल लेयर्स बन जाएगा सॉइल सरफेस पर। तो सॉइल सरफेस क्या बनेगा, एक हार्ड और इम्परमेबल लेयर ऊपर बन जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, सोडिक सॉइल होते हैं। अब देखिए दोनों को मिला देगा, हमारे क्या हो जाएगा, सैलाइन सोडिक सॉइल, ठीक है। दोनों को मिला दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलाइन सोडिक सॉइल। तो इसको भी कैसे दूर करना है वो भी आपको समझना है, उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों आपके यहाँ पे हाई सॉल्युबल सॉल्ट भी है और हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयन भी है, बट लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लोअर है वो आपका क्या है, पीएच वैल्यू आपका 8.5 से कम है, एंड नो डार्क कलर, यहाँ पे कलर डार्क आपको नहीं मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे मिल रहा था वो आपको यहाँ पे डार्क कलर भी नहीं मिलेगा, और आपकी पीएच वैल्यू आपकी 8.5 से कम रहेगी। यहाँ देखिएगा हाई साल्ट कंटेंट कीप्स क्ले पार्टिकल्स फ्लोकुलेटेड मेंटेनिंग बेटर सॉइल स्ट्रक्चर देन द सोडिक सॉइल। अब यहाँ चीज और देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई साल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्ले पार्टिकल्स होंगे फ्लोकुलेटेड होंगे, वो मतलब कि वो एक साथ झुंड में नहीं रहेंगे, डिस्पर्स नहीं रहेंगे, फ्लोकुलेटेड मतलब बिखरे हुए रहेंगे, जिसके कारण वहां पे सॉइल स्ट्रक्चर तो आपका
बढ़िया रहेगा किसके कंपेयर में, सोडिक सॉइल के कंपेयर में, ठीक है। मतलब कि इनका सॉइल स्ट्रक्चर सोडिक सॉइल के अपेक्षा बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लैकुलेटेड अवस्था में रहते हैं। रिक्लेमेशन मस्ट बी एड्रेस बोथ सैलिनिटी एंड सोडियम प्रॉब्लम्स। यदि हम इसको सही करना चाहें तो हमको दोनों सोडियम वाले सॉइल, सोडिक सॉइल और जो आप सैलाइन सॉइल में करेंगे, दोनों को मिला करके हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, तब जाके हमारा सैलाइन सोडिक सॉइल क्या होगा, वो रिक्लेमेबल होगा, ठीक है। यूजिंग लो सैलिनिटी वाटर कैन रिड्यूस द इन्फिल्ट्रेशन। अब फिर वही बात आएगी जैसे यहाँ पर हमने बात किया था। अब इससे क्या होगा, हमारा इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जैसे हमारा सोडिक सॉइल में होता था। हाई सैलिनिटी जो हमारा हो गया, सैलिन ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस होगा एक, इट मेकिंग वाटर अपटेक डिफिकल्ट टू फ्रॉम द प्लांट्स। अब देखिएगा यहाँ पे इस केस में देखिएगा, अब यहाँ पे एक जड़ों को पानी लेने के लिए एक क्या होता है, प्रेशर लगता है, ठीक है। क्या लगता है, प्रेशर लगता है, जिसका वो अंदर पानी को ऑब्जर्व करती है, जिसके अंदर टिश्यू में जाता है पानी, सॉइल से उसके उनके जड़ों में जाता है, एक प्रेशर होता है। बट लेकिन अब यहाँ पे पानी है नहीं, ठीक है, पानी अंदर परमेबल है नहीं। अब क्या होगा, पौधों को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। वही जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक स्ट्रेस रहता है। तो यदि हाई सैलिनिटी का होगा तो उसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ेगा और प्लांट को पानी पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब प्लांट में पानी नहीं जा पाएगा तो सूखने भी लग सकते हैं, ठीक। एक्सेस सोडियम इज टॉक्सिक टू मेनी क्रॉप्स स्पेशली ट्री एक्सपोर्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मतलब यहाँ पे उन पौधों के लिए यदि हमारे पास सॉइल में सोडियम की मात्रा अधिक हो गई तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा कई सारे फसलों के लिए, उन फसलों के लिए जो काफी लंबे समय तक एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट में, या उसके लिए एक्सपोज होंगे उस टाइप के सॉइल में, ठीक है। सोडियम कंपीट्स विद द पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लीडिंग टू न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। अब जब उसमें सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, और साथ में उन न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ओके, ये चीज होगी। और यहाँ पे देखिए हाई पीएच फर्दर रिड्यूस न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। और वहीं पे यदि पीएच क्या होता है, हमारा पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्लांट ग्रोथ हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सोडिक सॉइल है और सैलाइन सॉइल है, ये दोनों इफेक्ट करते हैं हमारे पास प्लांट्स को। और ये क्वेश्चन साथियों आ सकता है। अब यहाँ बात करते हैं ऐसा सॉइल है तो इसको दूर कैसे करेंगे, उसकी जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है, उसको हम कैसे दूर करेंगे वो भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए हम ये बात करते हैं, ठीक है। हमारा ये है रिक्लेमेबल, हमारा क्या देखिएगा, रिक्लेमेबल सैलाइन सॉइल। तो मैंने जो पहले बताया था जहां पे सॉल्युबल साल्ट की मात्रा अधिक है उसको हम कैसे दूर करेंगे, वहां पे देखिएगा। तो वहां पे मेन चीज ये होता है, सॉल्युबल साल्ट है, मतलब कि वो वाटर में घुल सकता है, आराम से घुल जाएगा, साल्ट क्या है, सॉल्युबल फॉर्म हो जाएगा। अब इसके क्या होता है कि वहां उसको करते हैं, वाटर को भरते हैं खेत में, करते हैं वाटर सप्लाई करते हैं। वाटर जब जाता है तो क्या करता है, जो साल्ट होता है खेत में वो वाटर के साथ घुल जाता है, फिर हम वाटर क्या करते हैं, खेत से बाहर निकाल सकते हैं, खेत से बाहर निकाल देते हैं। क्या होता है, उसके साथ जो वाटर साल्ट घुला था वाटर में वो भी बाहर चला गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग आउट। मतलब कि क्या होता है, देखिएगा पहले हमने क्या किया, खेत में हमारे पास साल्ट था, ठीक है, साल्ट था, फिर हमने क्या किया, उसमें हमने वाटर डाल दिया खेत में, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों मिक्स हो गए तो यहाँ हमारा जो वाटर होगा साल्टी वाटर हो जाएगा। सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसा होगा, हमारा साल्टी वाटर हो गया। अब जो हमारा वाटर हो गया ना, अगर हम इस वाले वाटर को हम बाहर कर दे खेत से तो उसके साथ हमारा साल्ट भी बाहर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लीचिंग द साल्ट, मतलब पानी की सहायता से उसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ बोलता है लीचिंग साल्ट। तो यही बोला गया, द मेन मेथड इज लीचिंग साल्ट फ्रॉम द रूट जोन यूजिंग द गुड क्वालिटी वाटर। तो अच्छे क्वालिटी का वाटर होगा, उसको हम खेत में डालेंगे। अब जो खेत में नमक रहेगा, साल्ट रहेगा, वो क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करेगा, पानी के साथ घुल जाएगा। फिर हमने क्या किया, पानी को बाहर खोल दिया, पानी बाहर चला गया, ड्रेन आउट हो गया, उसके साथ हमारा साल्ट भी कम हो गया। ये एक बार नहीं होगा, इसको कई बार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बोला गया, इसके लिए कई सारे टेक्निक्स यूज होती है, जैसे कंटिन्यूअस पॉन्डिंग, इंटरमीडिएट पॉन्डिंग और स्प्रिंकलिंग। अब देखिए कंटिन्यूअस पॉन्डिंग क्या होता है, हम लगातार खेत को काफी एक लंबे समय तक क्या करते रहते हैं, उसमें एक तरफ से पानी भरते रहते हैं, ठीक है। एक तरफ से पानी चलाया, भरा, फिर रोका, ठीक, एक दिन के रोका, फिर दूसरे दिन निकाल दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी नहीं करना, तो हम एक तरफ से पानी लगा दिए, ढाल है, स्लोपी एरिया है, हम उसको बाहर निकाल दिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्लोपी एरिया है, इधर हमने खेत सिंचाई कर रहे हैं, इधर पानी आते हुए इधर निकल गया, और उसी टाइम पे हमारा जो सॉइल में साल्ट था वो वाटर से रिएक्ट करके वो बाहर निकल गया। तो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस पॉन्डिंग है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ज्यादा वाटर यूज होता है, ठीक है, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसका फायदा ये है कि हमारा समय कम लगता है, दो चीज, ठीक है। ध्यान दिए क्या लगता है यहाँ पे, इस वाले केस में हमारा क्या लगता है, टाइम क्या लगता है, टाइम तो लेस लगता है, ठीक है, बट
मोर वाटर की जरूरत पड़ती है, मोर वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला इंटरमीडिएट पॉन्डिंग। ठीक, इंटरमीडिएट पॉन्डिंग में क्या होता है, हम रुक रुक करके क्या करते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं। कैसे, रुक रुक के करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, हम पानी दिया खेत में, ठीक है, उसको कुछ दिन रखा खेत में, ठीक है, हमने जैसे मान लीजिए ये है हमारा प्लेन एरिया है, हमने क्या इसमें पानी को भर दिया, ठीक है, हमने पानी को भर दिया, 1 या 2 दिन तक इसमें पानी को रखा बना करके, ठीक है, 1 से 2 दिन तक। अब क्या उसको टाइम मिला, हमारा जो साल्ट था वाटर से रिएक्ट किया, बाद में इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, वाटर को रोकना है, तो हम यहाँ पे 2-3 दिन तक रोक के रखें, ठीक, उसके बाद हम उसको बाहर निकालें, तो उसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। इंटरमीडिएट टाइम में पॉन्डिंग क्या होता है, आपका टाइम ज्यादा लगता है, बट हाँ पानी आपका कम लॉस होता है, वाटर का आपका लॉस कम होता है। अगला आता हमारा स्प्रिंकलिंग होती है। स्प्रिंकलिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खेतों में क्या करते हैं, स्प्रिंग पानी छिड़काव करते रहते हैं। ठीक है, छिड़काव करते हैं तो हमारा जो छिड़काव आएगा, पानी आएगा, वो थोड़ा सा साल्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो करेंगे हम लीच आउट कर देंगे, तो ये स्प्रिंकलिंग भी हमारा यूज होता है। अब इन सभी प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारा फार्मूला है dW = K × DS × ECI × ECEF। अब इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। ठीक है, EC आपका है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने पढ़ा ही था, वही EC है, EC ये भी है, बट यहाँ देखिएगा DW मतलब आपका है डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, कितना वाटर आपको डालना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वाटर, कितना डेप्थ होना चाहिए उसकी, वो बात करेंगे यहाँ पे। के आपका है, यहाँ पे देखिए ये आपका फैक्टर है, मतलब कि ये आपका फैक्टर है। कौन सा फैक्टर दिखिएगा, ये आपका सॉइल फैक्टर है। देखिए ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 0.45 होता है, कांस्टेंट है। फाइन टेक्सचर्ड सॉइल के लिए 0.3 होगा, और ये कोर्स टेक्सचर है तो उसके लिए 0.1 होगा। डीएस आपका है डेप्थ ऑफ सॉइल टू बी द रिक्लेम्ड इन फीट। देखिए दोनों, ये फीट में भी है, ये भी फीट में है, तो कितना फीट आपको सॉइल रिक्लेम करना है, कितने फीट की सॉइल से आपका सॉल्ट को हटाना है, वो यहाँ पे बात होती है डीएस। ठीक है, ECEI, आई मतलब इनिशियल, तो जो आपका इनिशियल में सॉइल सैलिनिटी थी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, वो कितना थी, और आपको फाइनल में डिजायर कितनी है, ECEF, डिजायर्ड फाइनल सॉइल सैलिनिटी से उसको हम डिवाइड कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आ जाएगा डेप्थ ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत पड़ेगी। अब यही चीज क्या करेंगे, हमको अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत पड़ेगी, फिर पता चल गया कितना पानी भरना है, तो हम चाहे कॉन्टिन्यूअस पॉन्डिंग कर यूज करें, चाहे इंटरमीडिएट पॉन्डिंग यूज करें, चाहे स्प्रिंकलिंग यूज करें, हमको उतना पानी उस खेत में डालना है ताकि हमारा जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी जो है वो हमारी क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, ये हमारा था, जब हमारा साइलाइन सॉइल हो तो उसको कैसे रिक्लेम करें, मतलब कैसे उसको ठीक करें, तब का ये प्रोसेस था। अब हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा अगला वाला प्रोसेस थोड़ा सा आपको समझने पड़ जाएगा। ये हमारा है, जो हमारा सॉइल सोडिक हो या सैलाइन सोडिक हो, तब हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जब हमारा सॉइल सोडिक या सैलाइन सोडिक सॉइल हो, तब हम कैसे इसको रिक्लेम करेंगे, कैसे इसको ठीक करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये कब होगा, जब आपका सॉइल में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, जब आपके सॉइल में सोडियम आयन की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो आपका सॉइल क्या होगा, सोडिक या फिर सोडिक सैलाइन। सिर्फ सोडियम है तो सिर्फ सोडिक होगा, यदि सोडियम के साथ आपमें सैलाइन सॉल्युबल साल्ट भी है, तो आपके होगा सैलाइन सोडियम सॉइल हो जाएगी। तो मेन मकसद इसमें यह होता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारा सोडियम आयन की, जो सोडियम आयन ज्यादा हुआ है, हमारा सोडियम आयन क्या है, उसको एक्सचेंज करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे किससे ज्यादा, कैल्शियम आयन के साथ उसको रिप्लेस करना हमारा मेन प्रिंसिपल होता है। किसी प्रकार से हम सोडियम को हटाकर वहां पे कैल्शियम आयन डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा भाई बोला गया रिक्लेमेशन इज डन बाय द रिप्लेसिंग एक्सचेंजेबल सोडियम आयन को विद कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम के साथ उसको हम एक्सचेंज करेंगे। उसी पे पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे उसकी प्रोसेस समझेंगे, उसकी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तो मेन क्या होता है हमारा अरेंजमेंट, कैसे हम कॉमन चीजें क्या है, हम यहाँ पे जिप्सम यूज करते हैं। ठीक है, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज, ये अधिकतर यूज होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, सॉल्युबल है, ये वाटर में घुल जाता है, और ये इफेक्टिव भी है, और साथ में खर्चा भी इसमें कम आता है। ठीक है, एक तो आप उसका जिप्सम का यूज कर सकते हैं, दूसरा आप क्या सकते हैं, सल्फर एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। इसमें कब यूज करते हैं, देखिएगा, ब्यूटिफुल सॉइल्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, जब आपके सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा हो, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब कि लाइम की जब मात्रा ज्यादा होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। सल्फर क्या करता है, वो क्या होता है, सल्फर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड, तो सल्फर क्या होता है, जो विथ माइक्रोब्स जो होते हैं उनके साथ ऑक्सीडाइज करता है, और वहां पे क्या होता है, फॉर्म एसिड फॉर्म करता है। फिर क्या होता है, ये डिजॉल्व करता है लाइम में, और लाइम में क्या करता है, रिलीज कैल्शियम टू रिलीज द सोडियम। तो अब ये क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, लाइम क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। अब फिर उसके बाद ये क्या करेगा, रिलीज कैल्शियम को रिलीज करेगा, और साथ में सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से आपका
कैल्शियम निकलेगा, और जो सॉइल में सोडियम है उसको रिप्लेस करके वहां पे कैल्शियम रिएक्ट कर लेगा, तो वहां पे कैल्शियम की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हालांकि प्रोसेस इज स्लो एंड डिपेंड्स ऑन द सल्फर पार्टिकल साइज। तो ये वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो है और ये डिपेंड करता है कि सल्फर का पार्टिकल साइज क्या है सॉइल में, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसके टिप्स क्या क्या है, कैसे हम यूज करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। मिक्स सल्फर इनटू द सरफेस सॉइल लेयर। तो यहाँ पे देखिएगा जो सरफेस सॉइल लेयर है उसमें क्या करेंगे, सल्फर को मिक्स करेंगे। अप्लाई एसिड डायरेक्टली टू द सॉइल और थ्रू द इरिगेशन वाटर। तो यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इस एसिड को हम डायरेक्ट या तो सॉइल में हम अप्लाई कर दें या फिर इरिगेशन जो वाटर इरिगेशन है उसके द्वारा हम क्या करें, सॉइल में इसको डालें। ठीक है, अब ध्यान सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तेजाब है। अब इसको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा और बच के सारा चीज काम करना पड़ेगा। एंड इंश्योर द कैल्शियम रीचेज द फुल डेप्थ ऑफ द रिक्लेमेशन जोन। अब ध्यान दीजिएगा जो आपका कैल्शियम है, ठीक है, ये ध्यान देना है कि जो जितना आपको चाहिए, ठीक है, नीचे जमीन जितना आपको रिक्लेम करना है, ठीक है, अपर लेयर होगी जो आपका एटमॉस्फेयर में है या फिर नीचे है, तो कितने फीट तक आपको सॉइल को रिक्लेम करना है, तो ये ध्यान देना है कि जो कैल्शियम है इस डेप्थ तक जरूर पहुंचना चाहिए। जब यहां तक पहुंच गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लीच सॉइल विथ गुड क्वालिटी एंड लो सोडियम वाटर। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो हम इसमें पानी का बहाव करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पानी की सप्लाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, समझ सकते हो, ठीक है। और जो पानी की सप्लाई करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का और उसमें सोडियम ना हो, ये मान के लो, या लो सोडियम हो तो चल जाएगा। अब क्या होगा, जब ये इसमें सप्लाई करेंगे तो ये लीच आउट होगा, फिर से ये वाटर साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो मतलब कि ये जो गहराई में हमारा जो सोडियम थे वो भी ऊपर आकर के वाटर के साथ निकल जाएंगे। तो ये हमने बात किया। मेंटेन प्रॉपर ड्रेनेज टू रिमूव द डिस्प्लेड सोडियम। अब ये जो सोडियम घुल के जा रहा है वाटर के साथ, इसको हटाने के लिए खेत से वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज की आवश्यकता होती है, मतलब वहां पे ज्यादा टाइम तक पानी ना रुके, तुरंत वो निकल जाए। अदरवाइज फिर वो सॉइल में रिएक्ट करके जो नया सॉइल है वो आपका अफेक्टेड हो जाएगा, जो नॉट अफेक्टेड सॉइल थी वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये आपका था कैसे हम इसको रिक्लेम करते हैं सोडिक या सलाइन सॉइल के लिए। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हम जिप्सम का यूज करते हैं या फिर सल्फर एलिमेंट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। इसका प्रोसेस आपका यहाँ पे है, ठीक है, गलत कर दिया, थोड़ा स्लाइड इधर उधर हो गई थी। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, देखिए रिक्लेमेशन प्रोसेस क्या क्या है आपका वो देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या करेगा, ऑकर्स ग्रेजुअली विद डेप्थ एज कैल्शियम मूव डाउनवर्ड। अब देखिए जो हमने डाला, ठीक है, जो हमने यहाँ पे जिप्सम डाला या फिर आपको सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डेप्थ के नीचे जाएगा, ठीक है, डेप्थ में जाएगा धीरे धीरे, और कैल्शियम मूव डाउनवर्ड, और धीरे धीरे क्या जाएगा, कैल्शियम नीचे धीरे धीरे चला जाएगा। अब जब कैल्शियम धीरे चला जाएगा तो आपका जब वाटर सप्लाई करो तो सोडियम हमारा क्या आ जाएगा, वापस आएगा। देखिएगा, फॉर डीपर रिक्लेमेशन अप्लाई सफिशिएंट जिप्सम बट नॉट ऑल एट वंस। यदि आपको अच्छी तरह से और काफी डीप में जाकर के रिक्लेम करना है, सोडिक आयन हटाना है, तो क्या करेंगे, अच्छे मात्रा में, काफी मात्रा में जिप्सम का यूज करेंगे, बट सभी एक साथ नहीं डालेंगे। अमाउंट हम पता कर लेंगे, बट थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और थोड़ा थोड़ा उसकी सॉइल को रिक्लेम करते रहेंगे। रिक्लेम मतलब करना क्या है कि सॉइल को पुनः से अपनी जो पुनः अवस्था, जो सही अवस्था में उसमें लाना, ठीक है। ऐड जिप्सम इन एनुअल डोजेज, ठीक है, मतलब क्या करेंगे, जैसे हम खेत की सिंचाई कर रहे हैं, वार्षिक सिंचाई में या साल भर में एक बार हम इसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो एनुअल में मतलब वार्षिक डोज में इसको जिप्सम को ऐड करेंगे। डिजायर्ड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP इज अचीव्ड। तब तक करेंगे जब हम आपको जो हमको डिजायर्ड ESP है जब तक हमको मिल न जाए तब हम ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। देखिए ज्यादा मात्रा में एक बार क्या करें, 2-3 महीने में लगातार कर लें, फिर एक साल तक खेती करें, फिर उसके बाद फिर हम ये चीज कर दें, तो धीरे धीरे सारी जो हमारे सोडियम आयन है वो निकलते रहें, ठीक है, तब जाके हमारा ठीक होगा। कितना जिप्सम रिक्वायर होगा वो बात करते हैं। जिप्सम हमारा जो कितना रिक्वायर होगा उसके डिपेंड करता है हमारे पास इनिशियल कितना ESP है और कितना डिजायर्ड ESP है, ठीक है, स्टार्टिंग कितना उसमें है और लास्ट में कितना ESP है। सॉइल टेक्सचर क्या है और उसकी बल्क डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगी, और साथ में डेप्थ ऑफ रिक्लेमेशन जोन और कितने डेप्थ का हम सॉइल को रिक्लेम करना चाहते हैं, कितने डेप्थ में, उस पर भी डिपेंड करता है, और उस पर हम जाकर पता करेंगे जिप्सम की जरूरत कितनी पड़ेगी। टिपिकल रेट क्या है हमारा, देखिएगा 3 to 5 टन पर एकड़। ये हर एकड़ में लगभग 3 से 5 एकड़, हर एकड़ में 3 से 5 टन जिप्सम हमारा लग सकता है। यदि हमारे पास कोई लैब एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, मतलब यदि हमारे पास कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, तो हमको एक एकड़ में 3 से 5 टन जिप्सम की जरूरत पड़ सकती है। और वाटर कितना लगेगा ध्यान दीजिएगा, 3 इंच ऑफ वाटर, 3 इंच ऑफ वाटर पर एकड़ दीजिए 1 to 2 टन ऑफ जिप्सम। यदि हम एक एकड़ खेत है, वहां पे हम 1 से 2 टन जिप्सम डाल रहे हैं, तो वहां पे 3 इंच तक हमको वाटर वहां पे फिल करना पड़ेगा, ताकि वहां पे बढ़िया से लीच आउट हो सके, बढ़िया से जिप्सम डिजॉल्व हो पाए और उसका सोडियम आयन है वो वाटर में जाके मिल पाए।
तो ये 6.5 होता है हमारा क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे। आज हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में हमने आया तो हमने यही पढ़ा कि हमारा ड्रेनेज वर्क क्या होता है। ड्रेनेज वर्क के बाद हमने पढ़ा कि हमारा रिक्लेमेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, यदि कोई सॉइल है वो साल्ट से अफेक्ट हो गई है तो उसको कैसे रिक्लेम करें, उसको कैसे ठीक करें, वो हमने यहाँ पे देखा। सिंपल सी चीजें थी। हमने क्या किया, पहले वाले में हमने वाटर के द्वारा हमने क्या किया, लीच आउट किया, उसको हमने सिंचाई किया, पानी के द्वारा बहा गया। दूसरे हमने जिप्सम या सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हमने उसको ठीक किया। ठीक है, ये चीज था। साथ छोटा सा लेक्चर, मैंने ज्यादा लंबा नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल था। आप इसको 2 बार पढ़िएगा, अपने ऑब्जर्व करिएगा, चीजों को देखिएगा। ये आपके मेन कोर में नहीं था कि कभी आएगा, आ सकता है, लेकिन आपका मेन चीज कहें कि आपके टर्म से, आपके ब्रांच से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अगले लेक्चर में साथियों मैं थोड़ा सा और आगे बात करूंगा। आगे के लेक्चर में जो हम बात करेंगे यहाँ पे जो आगे के टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा चेक डैम से है, जो वाटर हार्वेस्टिंग है, वो वाला टॉपिक आएगा अगले लेक्चर में, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ ही वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जरूर आपको मुझे मैसेज पर्सनली कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि हम आपसे समझ पाएं, जुड़ पाएं और एक साथ बात कर पाएं। कोई क्वेरी हो साथी तो वो भी आप मिल सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, सॉल्व हो नहीं हो पा रहा, तो भी आप हमारे साथ भेज सकते हैं। आपके पास चैट बॉक्स अवेलेबल है ऐप पर, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे दे दिया गया है, वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथियों। और साथ हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हमारे पास जो अपडेटेड है वो आप अपडेट मिलते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।